हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, रीजनिंग की एक और क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आज हम उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग से रिलेटेड आपको एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जा चुका है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन लगातार हर साल किसी न किसी पेपर में पूछे जाते रहे हैं और आप किसी भी एग्जामिनेशन के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ ही सवाल किसी पेपर में आते हैं, कुछ सवाल नहीं आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर ही छूट जाते हैं। लेकिन ये दोनों चैप्टर आप किसी भी, चाहे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में कंपीट करें या आप सेंटर के एग्जामिनेशन में कंपीट करें, ये सभी टॉपिक आपको कायदे से याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि ये लगातार पेपर में पूछे ही जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है बेटा वर्गीकरण। इसे आप तीसरा चैप्टर कह लीजिए या तीसरा टॉपिक कह लीजिए। ठीक, रीजनिंग में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पहले इस वजह से पढ़ाया, जब आप इंडेक्स देखेंगे, ठीक, किसी भी बुक का या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए मटेरियल का, तो आपको दिखेगा कि कोडिंग डिकोडिंग 5वें या 6वें क्रम में उसमें मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ना अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है अक्षरों को लेकर, शब्दों को लेकर, उनके प्लेस वैल्यू को लेकर और कैसे विपरीत युग्म ढूंढे जाते हैं, कैसे चीजों को फंक्शन में लाया जाता है, ये सारी चीजें। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद मैंने आपको सादृश्यता एनालॉजी पढ़ाया था। कोडिंग डिकोडिंग की जानकारी सादृश्यता में कितने काम में आई थी, ये आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग की जानकारी वर्गीकरण में कितना काम में आती है। तो चलिए ज्यादा बातचीत न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि वर्गीकरण क्या है, कैसा है। तो एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोश के साथ क्लास को शुरू करने चल रहे हैं और उतने ही जोश के साथ हमसे जुड़िए और उठाइए कॉपी पेन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण का बेटा सीधा मतलब होता है विजातीय छांटना। जैसे आपने शब्द सुना होगा सजातीय और विजातीय। जो हमारी कास्ट का है वो सजातीय है, जो हमारे कास्ट का नहीं है वो विजातीय है, ऐसा आपको बताया जाता है। ठीक, तो यहां पर कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई में, इसमें क्लासिफिकेशन में कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। जो जाति, जिस जाति को हम जिस जाति के नाम से जानते हैं जिसको, उस जाति का लेना देना नहीं है। यहां जाति का मतलब वर्ग या समुदाय या समूह से है। ठीक, तो हम वर्गीकरण किसे कहते हैं? साधारण भाषा में वर्गीकरण का मतलब होता है विजातीय छांटना। ठीक, तो आपको मिलेगा क्या? आपको शब्द मिलेगा, आपको अंक मिलेंगे, आपको अक्षर मिलेंगे और उनमें कोई चीज कॉमन होगी। अगर 4 शब्द दिए गए हैं तो 3 शब्द किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़े रहेंगे। एक जो नहीं जुड़ा रहेगा उसी को हम विजातीय मानेंगे और उसे क्या करेंगे? अलग कर देंगे और वही पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, तो फिर से समझिए, विजातीय छांटना का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया, किसी समूह, किसी शब्द, किसी श्रेणी या किसी पद में, ठीक, तथ्यों के सामान्य गुणों का आकलन करके जो सामान्य गुणों को नहीं दिखा रहा है, नहीं दर्शा रहा है, उसे छांटकर अलग करना, यही वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया? विजातीय छांटना। ठीक, मैंने आपको बताया कि गुणधर्म के आधार पर शब्द हो, समूह हो, अंक हो, लेटर्स हो, ठीक, उनके श्रेणी या पद जो भी दिए गए हैं उनके सामान्य गुणों को ध्यान में रखते हुए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन से 3 एक ही जाति या धर्म या समुदाय या एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही गुणधर्म वाले हैं, उन्हें अलग कर लेना है। जो चौथा होगा वो, क्योंकि उन तीनों के जो भी हमने गुणों को आधार मानकर एनालिसिस किया है उससे वो अलग है, इस वजह से वह विजातीय है, ऐसा मानेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है विजातीय छांटना। देखिए,
कोई आपसे परिभाषा कहीं पूछता नहीं है पेपर में कि आपको परिभाषा लिखना है। तो इस वजह से केवल समझने भर का काम करिए और सवालों पर ज्यादा फोकस करिए, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं। कोई पूछे भैया वर्गीकरण मतलब जानते हो या पढ़ा है आपने, तो आप बताइए हाँ हमने फला सर से पढ़ा है, वर्गीकरण का मतलब होता है विजातीय छांटना। कहे भैया विजातीय कैसे, तो कह दो कि शब्द, समूह, अंक, कोई भी जो कूट रचना दी गई है उसमें हम उन तथ्यों को जो दिए गए हैं उनके सामान्य गुणों के आधार पर जब उनको हम क्या करते हैं, समूहबद्ध करते हैं, तो जो समूह से विपरीत दिखाई देता है, समूह से अलग दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और वर्गीकरण के पहले टॉपिक को हम देखेंगे कि कैसे वर्गीकरण आता है, और उससे रिलेटेड मैं टॉपिक से रिलेटेड पहले 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको टॉपिक और क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्गीकरण शब्दों के आधार पर कैसे होता है। तो कुछ क्वेश्चन नोट करके आपसे मिलते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। साथियों क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले वर्गीकरण के टाइप 1 पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए टाइप 1 क्या होता है इसका बेटा, शब्दों और शब्दों के युग्मों पर जो आधारित हो या शब्दों और शब्दों के युगल पर जो आधारित हो उसे हम टाइप 1 के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, शब्द देखना है या शब्द का युगल देखना है और उस पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एक आप बेस देखेंगे कि अच्छा इस बेस से रिलेटेड ये सभी शब्द आए हैं, और जो बेस से बाहर का होगा आप उसे छांटकर अलग कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आया है कछुआ, बत्तख, सांप और व्हेल। ठीक, कछुआ, बत्तख, सांप और व्हेल। देखिए अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो कछुआ जो है बेटा, बत्तख जो है और सांप जो है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अंडा देते हैं। ठीक, कछुआ भी अंडा देता है, बत्तख भी अंडा देती है और सांप भी अंडा देता है, लेकिन व्हेल जो है बेटा वो बच्चे पैदा करने वाला जानवर है। तो इस वजह से हमारा व्हेल यहां पर क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप एक ग्रुप देखेंगे या एक तरीके से आप नोट करेंगे कि किस आधार पर हम 2 या 2 से अधिक, अगर 3 ऑप्शन है तो 2, अमूमन 4 ऑप्शन रहता है, किस आधार पर एक शब्द बाकी तीनों शब्दों से अलग है। अब वो आधार कैसा होगा आपको देखना होगा। सादृश्यता और कोडिंग डिकोडिंग के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकरण। इस वजह से इसे ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपको जीएस, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी विषयों के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि वर्गीकरण में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी वजह से मैंने ऐसी सीरीज बनाई है कि अगर आप क्लास को लगातार देखते रहेंगे तो आपके फायदे में रहेंगे। कैसे, आप देखिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमने पढ़ा क्या, सादृश्यता। सादृश्यता मैंने बताया कि देश पूछता है, पैसा पूछता है, देश पूछता है, बैंक पूछता है, देश पूछता है, राजधानी पूछता है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे दे देगा भारत, नई दिल्ली, पहला ऑप्शन। दूसरा दे देगा पाकिस्तान, उसकी राजधानी। तीसरा दे देगा नेपाल, उसकी राजधानी। चौथा दे देगा ऑस्ट्रेलिया और कुछ और दे देगा। अब देखेंगे आपके 3 में तो देश और राजधानी है, चौथा अलग है। अब आपको अगर देश और राजधानी नहीं पता है तब तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह भारत, नई दिल्ली दे देगा कि आपको समझ में आ जाए। तो इंपॉर्टेंट देशों के नाम, राजधानियों के नाम। तो रीजनिंग पढ़ने के साथ साथ आपका मैथ और जीएस भी थोड़ा थोड़ा तैयार होता चलता है। इसी वजह से रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने आपको क्या बताया, कछुआ, बत्तख, सांप, ये सभी अंडा देने वाले हैं। और व्हेल क्या होते हैं बेटा, व्हेल बच्चे को जन्म देता है, इस वजह से व्हेल विजातीय है। चलिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं क्या है। डायमंड है, ब्रिज है, क्लब है और स्पेड है। तो ये बेटा कार्ड गेम से रिलेटेड चीजें हैं। कार्ड गेम में जो बनता है आपको पता होगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं बहुत सारे लोग कार्ड, ग्रामीण शहरी सभी जगह कार्ड खेले जाते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये लाल पान है जिसमें वो रेड कलर से बना रहता है, ठीक, और एक जानते हैं कि ये ब्रिक जैसा रहता है तो वो ईंट है, और एक जानते हैं कि जो ऐसे पान जैसा बना रहता है उल्टा रो, तो उसको कहते हैं हम लोग काला पान है, और एक ऐसे धनिया पत्ते जैसा बना रहता है उसको हम लोग कहते हैं चिड़ी है, चिड़िया है, ठीक। तो उन्हीं के इंग्लिश नाम है, डायमंड है, ब्रिज है, क्लब है, स्पेड है। इसमें अंतर क्या है, इसमें बेटा डायमंड, क्लब और स्पेड ये तीनों चीजें तो कार्ड के गेम से रिलेटेड हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो
कार्ड में 4 समूह होते हैं, ठीक, 13-13 पत्ते होते हैं, 52। तो डायमंड, क्लब और स्पेड, ये तो तीनों कार्ड समूह हैं, लेकिन ब्रिज बेटा क्या है, ब्रिज कार्ड समूह नहीं है, ठीक। तो इस वजह से ब्रिज जो होगा हमारा वो इन चारों में क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक, हैजा, चेचक, मियादी बुखार। बेटा देखिए ध्यान दीजिए, तपेदिक, हैजा, चेचक और मियादी बुखार ये सभी बीमारियां हैं। तपेदिक, हैजा और मियादी बुखार ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, और इसमें इकलौता ऐसा ऑप्शन चेचक जो है बेटा, जो विषाणु से होता है, तो इस वजह से हमारा चेचक क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक, और उसके बाद हम टाइप 2 पे चलेंगे। आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक जरूरी सूचना ये है कि ऐसे बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा चल रही थी, इधर बीच एग्जामिनेशन वगैरह भी थे, और अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं ध्यान दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं वीडियो के, ठीक है, आप उससे जुड़ जाइए। उससे फायदा आपको क्या होगा, जो भी 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। 100-150 क्वेश्चन किसी में होंगे, किसी में 200 हो सकते हैं, 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो जो जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड, देखिए मेरी बात समझिए, प्रैक्टिस क्लास चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस क्लास चलाने में समस्या कहां आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि बड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन टाइप करके रख लिए, फटाफट चलते गए और करते गए। मैं कितना प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, मैं 2024-25 में जिस बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे 20, 25, 30 सॉल्व करा सकता हूं, 300 तो नहीं करा सकता बेटा। उसके लिए तो लाइव क्लास लेना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। अभी उतना बेस नहीं है, उतने बच्चे हैं नहीं, और ज्यादातर बच्चे अभी उस लायक नहीं है कि वो 3 घंटे 4 घंटे रीजनिंग पे एक साथ बैठकर देंगे और सवालों को हल करेंगे। तब तक नहीं जब तक कि मैं उनको शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर लेता हूं कि अच्छा ये पेपर है और इस पेपर का ही ये 50 क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैं वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन डालूंगा, आप उन्हें सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको रिटन फॉर्म में भी मिल सकते हैं, क्वेश्चन आपको किसी बुक से भेजे गए भी हो सकते हैं। मेरा कोई उसमें 100% कंटेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक। मेरा कोई चोरी वाला काम नहीं है कि हम कहीं बुक से कोई फोटो खींच के भेज दें और कहें कि नहीं मेरा है मेरा है। जो मैं ढूंढ के भेजूंगा, जो मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, वो मेरा अपना बनाया हुआ भी हो सकता है और बुक का भी सॉल्व कराया हुआ हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ने क्वेश्चन को छांट कर रखा हुआ है कि पहले हम उन्हीं को सॉल्व कर लें, हम उन्हीं को देख लें। हम क्यों खुद से बनाकर प्रैक्टिस तब तक करें जब तक के लिए इंपॉर्टेंट ये ना हो कि नहीं खुद से बनाकर प्रैक्टिस करना है। जब आपके पास किताबें हैं तो पहले आप किताबों के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, कोई वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्लास आती है, तो उसमें पिछले सालों में 2024 में, 25 में, 23 में, 22 में जब ऐसी सीरीज में शुरू करूंगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो पर्टिकुलर उसी एग्जाम के होंगे। अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए हम सभी एग्जाम को ध्यान में देते हुए बेसिक क्लासेज है ये, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, कुछ मेरे क्वेश्चन, कुछ अन्य किताबों पब्लिकेशन से क्वेश्चन, हमारा काम है प्रैक्टिस करना, ठीक। जहां से जो मिले उठा लो, सॉल्व करो, बात खत्म, ठीक। मैं जो पढ़ा रहा हूं क्लासेस में वो मेरे अपने कंटेंट हैं, वो मुझको भी किसी टीचर ने पढ़ाया है। अगर उसका कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा या मैंने किसी किताब से पढ़ा है उसका क्वेश्चन कोई अच्छा लगा तो क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, हमारा अधिकार है, ठीक। हम पढ़ी गई बातों को आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे किसी क्वेश्चन का मैं जिन टीचर से पढ़ा हूं वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो अपनी क्लास में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो क्या मैं उसको नहीं छूंगा कि नहीं 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 ये तो इनका कंटेंट है, हम अपना लाएं? हम क्यों लाएं भाई? अगर उस कंटेंट से मेरा फायदा हुआ है तो वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमको यहाँ कोई रेस में जीतना थोड़े है कि नहीं हमारा एकदम फ्रेश है, हमारा ये वो, तरीका अलग हो सकता है। सवाल तो कि अच्छा 2022, 23, 24, 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर किसी टीचर ने वो सॉल्व कराया है और मैं भी 2022 से 25 तक का सीरीज बना रहा हूं तो क्या मैं कोई अलग से क्वेश्चन ले आऊंगा? जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पे तो चर्चा करेंगे। तो चलिए हम टाइप 1 से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के, पिछले प्रकार से थोड़ा सा विभिन्न होंगे, और उसके बाद हम टाइप 2 पे चलेंगे।
चलिए कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, गुलदस्ता, फूल, गुच्छा, अंगूर, फर्नीचर, कुर्सी, एल्बम और फोटो, इन चारों में विजातीय ढूंढना है। तो मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो देखते ही मुझे एक चीज समझ में आ गई कि फूल और गुलदस्ता, फूलों के समूह को हम गुलदस्ता कहते हैं, अंगूरों का जो समूह होता है वो गुच्छा कहलाता है, फोटो के समूह को हम एल्बम कहते हैं। समूह मतलब जैसे 3-4 फोटो मिलाकर एल्बम बनता है, 8-10 अंगूर लटके रहेंगे तो आप उसको गुच्छा कहते हो, समूह होने चाहिए। 4-6 फूल मिलाकर गुलदस्ता बनाते हो। लेकिन कुर्सी के समूह को हम फर्नीचर नहीं कहते, तो ये मेरा विजातीय हो गया। अगले क्वेश्चन में देखें तो एचडीएफसी, बीओबी, बीओआई, आईडीबीआई, सेबी, सेबी जो है प्रतिभूति नियम विनियामक जो है प्रणाली का वो है, तो सेबी इसमें अलग हो जाएगा। बीओबी, बीओआई और आईडीबीआई क्या है? ये बैंक है। देखिए बेटा, बीओबी, आईडीबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, ये सभी बैंक हैं। और सेबी जो है हमारा वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक, तो इस वजह से सेबी हमारा क्या हो जाएगा? अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप शब्द और शब्दों के युगल पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और टाइप 2 पर चर्चा करेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूं और टाइप 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और टाइप 2 क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रही होंगी। ठीक, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और आप भी ढेर सारे सवालों को ढूंढिए, उन्हें हल करते चलिए और अपने प्रैक्टिस में लाइए। 2-4-6 क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक, प्रकार पढ़िए, समझिए, उन प्रकारों से संबंधित अब तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, ढेर सारे क्वेश्चन ढूंढिए, लगाइए। जो न मिले टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और पूछिए। सारे क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उनका जवाब आपको मिलेगा, जो भी क्वेश्चन रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। चलिए हम टाइप 2 पे चर्चा करते हैं। साथियों, हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है बेटा अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। कैसे? जैसे इन्होंने कुछ सीरीज बनाकर दी है अक्षरों की, 4 ऑप्शन है और बताना है कि अलग कैसे है। ठीक, तो इसमें देखिए अब आपके क्या काम आएगी? इसमें आपके काम आएगी कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपके काम आएगी एनालॉजी। ठीक, कैसे एनालिसिस करना है और कोडिंग डिकोडिंग कैसे काम में आएगी कि आपको प्लेस वैल्यू के आधार पर देखना है कि अंतर क्या है एक दूसरे का। ठीक, तो चलिए मैं देखता हूं पहला क्वेश्चन। लिखा है बेटा ऑप्शन नंबर ए, एलकेएम, ईडीसी, आईएचजी और एसआरक्यू। इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने में ही पता चल जा रहा है कि ए बी सी डी ई जी एच आई पी क्यू आर एस, ये सभी उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। इधर से ऐसे बना है जैसे सी का 3 तो 3 4 5, ठीक, 10 9 8, सॉरी 7 8 9, ठीक, इधर से ऐसे आया है, सेम वैसे वो भी आया है 17 18 19। तो यहां पर देखिए, यहां पर यम के यल ये अलग हो गया है। क्यों? यम का बेटा कितना है? 13। ठीक, 13 के बाद यहां क्या होना था? 12। तो आपको पता होगा आई जे के यल यम, यहां पर यल आना था, उल्टा हो गया, तो इस वजह से ये अलग है, विजातीय हो गया है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओ यू ए ई आई एफ जी एच और आई ओ यू, इसमें क्या अलग है? प्लेस वैल्यू का कोई खेल है नहीं क्योंकि शब्द दूर दूर वाले हैं। देखिए सबसे पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक, और प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। एनालिसिस मैंने कर लिया, आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैंने देख लिया इसमें क्या है, मुझे दिख गया कि यहां पर जितने भी हैं ये सभी वॉवेल हैं। देखिए ए ओ और यू, इसमें भी ए ई आई, इसमें भी आई ओ यू, इसी में कॉन्सोनेंट है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो आपको देख लेना है कैसे क्या है। अगर आपको दिखते ही समझ में आ जा रहा है, प्रैक्टिस में है, तो आप उसको तुरंत कर लेंगे। अगर आपको दिखते ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेस वैल्यू लिखिए, संबंध ढूंढिए, विपरीत ढूंढिए, अपना जितना दिमाग लगा सही पाइए लगाइए। इसमें देखिए क्या है, ओटीपी, एबीए, एसजेड और यूवीबी। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बेटा कोई 3 चीजें तो एक जैसी दिख ही नहीं रही हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, O15 है, MNOP, P16 है, T20 है, 15 20 16। अब ऐसा ही संबंध यहां होना चाहिए, लेकिन यस 19 है, जेड 26 है और यक्स जो है वो क्या है? 24 है।
तो 15 5 20 और -4 16 और 19 5 24 होना था। तो यहां पर कोई संबंध इन दोनों में है नहीं, तो दो संबंधित हुए ही नहीं तो तीसरा भी नहीं होगा। चेक करा लीजिए। U V और इसमें सब अलग अलग है, तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? इसमें सही जवाब ये हो सकता है कि हमारा बी विजातीय है, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर दो बार आया है। ठीक, ए बी, ए में ए दो बार रिपीट हुआ है, इस वजह से विजातीय है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें कोई संबंध नहीं होता, तो जो सबसे बेतुका होता है वही आंसर होता है। ठीक, यहां पर मैंने देखा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज वगैरह है नहीं, तो यहां पर मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि इनमें तो कोई संबंध है, ये नहीं है, सब एकदम एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा यूनिक कौन है? तो थोड़ा सा यूनिक ये है कि इसमें ए को दो बार शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं और वर्गीकरण के एक और टाइप पे हम चर्चा करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, क्लास में आगे बढ़ने पर हम टाइप 3 पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण पूछा जाता है। तो कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उनका आपस में किसी प्रकार से संबंध होगा और एक विजातीय होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही है विजातियों को छांटकर अलग करना। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है 13, 17, 23 और 37। एक हिसाब से तो सभी विषम ही है, तो इसमें अंतर क्या हो सकता है? अंतर दिख गया। देखिए, 13 को पलटेंगे तो 31 आएगा, ये भी विषम, ये भी विषम। 17 को पलटेंगे तो 71 आएगा, ये भी विषम, ये भी विषम। 23 को पलटेंगे तो 32 आएगा, ये विषम, लेकिन ये क्या है? सम है। और 37 को पलटेंगे तो 73 आएगा, ये भी विषम, ये भी विषम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से इसमें रहता है, दिमाग खोलकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, 5, 16, 22 का संबंध आपस में उसी प्रकार 6, 19, 25 संबंधित होना चाहिए। 4, 13, 17 और 9, 28, 37। तो 5 तिहाई 15, 1, 16 नहीं, 6 तिहाई 18, 19, 6 चौक 24, 1, 25, 4 तिहाई 12, 1, 13, 4 चौक 16, 1, 17, 9 तिहाई 27, 1, 28 और 9 चौक 36, 1, 37। तो 5 तिहाई 15, 1, 16 और 5 चौक 20, 1, 21। ए बेटा अलग हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, 5 तिहाई 15 धन 1, तो 5 से 16 हुआ, और फिर 5 चौक 20 धन 1 यहां होना था, यहां 21 होना था। और सब में ऐसे हुआ, देखिए 6 तिरिक 18 धन 1 19 हुआ है, और 6 चौक 24 धन 1 25 हुआ है। ये वाला देखिए 4 तिहाई 12 धन 1 13 हुआ है, और 4 चौक 16 धन 1 17 हुआ है, और 9 तिरिक 27 धन 1 28 हुआ है, 9 चौक 36 धन 1 37 हुआ है। तो इस तरीके से ये आपस में संबंधित है। और ये जो मेरा है पहला, इसमें 21 होना था, 22 है, तो ये मेरा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बेटा वो क्या होगा? विजातीय होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है? 68, 95, 69, 79 और 97। किसी का वर्ग का कोई संबंध नहीं, क्यूब का कोई संबंध नहीं, कुछ उल्टा सीधा है। क्या है? हाँ, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। 8, 6, 14, 14, 10, 24, 1, 23, 5, 28, चारों को जोड़ेंगे आपस में तो 28 आ रहा है। यहां देखिए 9, 6, 15, 5, 20, 8, 28, 28 आ रहा है। यहां देखिए 9, 7, 16, 4, 20 और 8, 28, 28 आ रहा है। यहां देखिए 9, 3, 12, 8, 20 और 7, 27, 27 आ रहा है। डी ऑप्शन अलग है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। वर्गीकरण पे आज हमने चर्चा किया, वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो वर्गीकरण चैप्टर ही बड़ा छोटा सा है, इसमें इसी 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शब्द आएगा, अक्षर आएगा और अंक आएगा। अब कभी कभी शब्द अक्षर दे देगा तो वो चौथा प्रकार हो जाता है, बाकी 3 ही प्रकार है बेस। आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, इन प्रकार के क्वेश्चन को ढूंढ कर सॉल्व करने का प्रयास करिए। टेलीग्राम चैनल पर अपने मैं जल्द ही इससे रिलेटेड एक लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा ही सीरीज के रूप में आपके पास भेज दूंगा। आप उन्हें पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेवजह की चीजें नहीं भेजिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, उनको पता है कि मुझको बेवजह के मैसेज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले एकदम पसंद है नहीं, कि उड़ता कबूतर भेज के गुड मॉर्निंग बोलो। एकदम नहीं, सबको हमारी तरफ से रोज गुड मॉर्निंग है, रोज गुड नाइट है।
ठीक, मेहनत से पढ़िए, मैं आपको उसमें क्वेश्चन भेज दूंगा कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेटेड, और उससे भी टेलीग्राम चैनल तो मैं भूल ही गया था कि अपने पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे 100-125 बच्चे होने चाहिए। बहुत दिन हो गया उस पर हम एक्टिव नहीं हुए, अब एक्टिव होने का समय आ गया, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको वहीं भेज सकता हूं और वहीं से सॉल्व करा सकता हूं। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे, एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था कि उसने सलाह दिया था कि आप पेज वगैरह पर पढ़ाइए, आपकी सलाह बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे टीचर, बुरा मत मानिएगा, ऐसे टीचर जो पेज पर पढ़ाते हैं उनके ऊपर कभी कोई बच्चे आरोप लगा देते हैं कि है बगलियां किताब रख के पढ़ावता है। ठीक, अब वही कितना उमरिया है, और या इनको तो हम जानते हैं ये इस विषय के टीचर नहीं है, तो ये बगल किताब रखे हुई है, बगल से देख के बगल पढ़ाओ तो ही है। तो भैया ऐसे आरोप हम पे न लगे इस वजह से, और वो भी अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा थोड़ा सा सिस्टम बन नहीं पाता है, जब तक आमने सामने एक दूसरे बातचीत ना हो, आप हमको देखें ना, जब तक चेहरा देखकर नहीं पढ़िए तब तक आपको शिक्षक पे भरोसा कैसे होगा मैं नहीं जानता। वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा वो तरीका नहीं है। आपको अगर देखने में कोई दिक्कत आती है बेटा, थोड़ा सा जूम कर लिया करिए। ठीक, क्या करिया करिए, स्क्रीन पर इसे उंगली रखिए और आराम से ऐसे फैलाइए, क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिखेगा, फिर आप छोटा करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक, मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम 8-10 क्वेश्चन की जगह 1-1, 2-2 क्वेश्चन लेके और सॉल्व कराएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास के साथ। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।